हाय फ्रेंड्स, गुरु ज्ञानम इट्स ऑल अबाउट होम साइंस में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय है स्वयं का विकास और विशेषताएं। ये आपके चैप्टर 2 स्वयं को समझना का भाग 2 है। इसका भाग 1 मैं कौन बनाता है, व्हाट मेक्स मी आई, मैंने कुछ दिन पहले ही अपने चैनल पर शेयर किया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने देख लिया होगा। अगर अभी तक नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखिए, क्योंकि वो इसका फर्स्ट पार्ट है और तभी हम इस चैप्टर को और अच्छे से समझ पाएंगे। तो मेरे इस वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल बटन दबाना ना भूलें, जिससे आपको फर्दर अपडेट्स मिलती रहेगी। अब आइए जानते हैं कि स्वयं क्या है। जन्म के समय अगर देखा जाए तो कोई भी बच्चा स्वयं की भावना के साथ पैदा नहीं होता है। स्वयं ऐसा कुछ नहीं है जिसके साथ आप पैदा होते हैं, बल्कि जैसे जैसे बड़े होते हैं, विभिन्न अनुभवों को सीखते हैं, तो उसके फलस्वरूप स्वयं की भावना का निर्माण होता है एवं विकास होता है। तो इस अध्याय में, इस वीडियो में हम स्वयं के विकास और विशेषताएं, बचपन, मध्य बचपन और किशोरावस्था, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, शैशव अवस्था के दौरान स्वयं का निर्माण कैसे होता है। शैशव अवस्था जो जन्म से 2 साल के लिए होती है, 0 to 2 years, इस दौरान एक शिशु के स्वयं की कोई मानसिक तस्वीर नहीं होती है। वो अपने आप का, उसको ज्ञान ही नहीं होता है कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ। वो अपने आप से पूरी तरह से अनजान होता है और उसे ये भी नहीं पता होता है कि वो एक अद्वितीय व्यक्ति है, एक विशिष्ट व्यक्ति है। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो शिशु को स्वयं के प्रति की कोई जानकारी या समझ इस समय नहीं होती है और अपने आप का कोई मानसिक चित्रण भी उसके अंदर नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, उसमें परिवर्तन आना शुरू होता है। हम इसको एक उदाहरण से समझते हैं कि अगर एक बच्चा अपना हाथ अपने चेहरे के सामने लाता है और अपने हाथ को देखता है, तो जब उसे उस समय ये नहीं समझ में आता, ये एहसास तक नहीं होता है कि ये हाथ उसी का है, क्योंकि वो अपने बारे में कुछ ज़्यादा नहीं जानता है। तो इस प्रकार वह बिल्कुल महसूस नहीं कर पाता है कि वो हाथ उसका है या उसके आसपास के लोगों से वो कितना अलग है। विशेषताएं क्या है शैशव अवस्था की? बचपन में स्वयं की भावना धीरे धीरे उभरने लगती है और 18 महीने तक के होते होते बच्चों को अपनी पहचान होना शुरू हो जाती है। तो स्वयं की पहचान के शुरुआत में क्या होता है? शिशु स्वयं के प्रति जागरूकता आती है उसके अंदर और वह दूसरों से अलग है, विशिष्ट है, ये उसे थोड़ा थोड़ा समझ में आता है और इसके लक्षण दिखाई देना शुरू हो जाते हैं और कि बच्चा अब खुद को पहचानने लगा है। जिनके घर में बच्चे होंगे उन्होंने कई बार देखा होगा कि बच्चे को अगर शीशे के सामने खड़ा कर देते हैं, छोटे बच्चे को, 1.5 से 2 साल के बीच का बच्चा है, तो वो अपने जो उसका प्रतिबिंब दर्पण में नज़र आता है उसको वो टच करने लगता है और इससे ये समझ में आता है कि बच्चा पहचान रहा है कि ये मैं हूँ। अपने आप की छवि को वो पहचानने लगता है। फिर दूसरे वर्ष की अंत तक आते आते बच्चा उपनामों का प्रयोग करने लगता है। उपनाम जैसे कि मैं, मेरा, वो चीज़ों को मैं और मेरा से संबोधित करने लगता है, जैसे कि मेरी माँ, मेरा खिलौना, मेरे कपड़े, इस तरीके से संबोधित करता है। और इसके साथ साथ अगर आप उसके बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, तो भी वो मैं खाना खा रहा था, मैं खेल रहा था, इस तरीके से संबोधित करने लगता है। तो व्यक्तिगत सर्वनाम का उपयोग करना सीख जाता है
और इस समय तक बच्चा तस्वीरों में खुद को पहचानने लगता है कि ये मैं ही हूँ। क्लियर? तो ये तो हुआ शैशव अवस्था के दौरान बच्चा कैसे अपने आप को पहचानना शुरू करता है। इसके बाद आती है प्रारंभिक बाल्यावस्था। यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है। कई दार्शनिकों के हिसाब से 2 से 7 साल की अवस्था को प्रारंभिक अवस्था कहा जाता है और कई के हिसाब से 3 से 7 साल या 6 साल। क्लियर? तो जो 3 साल का बच्चा होता है वो खुद को और उसके अंदर क्या काबिलियत है, क्या वो कर सकता है, वो उसे समझने लगता है, क्योंकि भाषा का विकास हो जाता है, इसलिए उसके बारे में ज़्यादा बातचीत करके समझा जा सकता है। इस आयु में बच्चा अपनी विशेषताओं को समझता है। जैसे वो कहने लगता है कि मैं बहुत स्ट्रांग बच्चा हूँ, मैं बहुत बहादुर हूँ, मैं डांस कर सकती हूँ, मैं फुटबॉल खेलती हूँ। इस तरीके से वो अपने आप को बताता है। और शुरुआत में, इस अवस्था की शुरुआत में स्वयं की संकल्पना उसके अंदर आने लगती है और इस समय स्वयं की अवधारणा भिन्न विशेषताओं के आधार पर वर्गीकृत की जा सकती है। कैसे किया जाता है वर्गीकृत? पहले एक बात और जान लेते हैं कि इस अवस्था में बच्चे को शौचालय प्रशिक्षण देना बहुत ज़रूरी है। ये उसके विकास का एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिससे वो कंट्रोल करना सीखता है, नियंत्रण करना सीखता है और बच्चों को सुरक्षित और विश्वास महसूस करने में मदद की जानी चाहिए। उसे ये पता होना चाहिए कि मैं पूरी तरह से सुरक्षित हूँ। बच्चे के अंदर विश्वास जगाना चाहिए। अन्यथा अगर इसकी कमी होगी तो बच्चे में हमेशा अपर्याप्तता और संदेह का भावना डेवलप कर जाएगी, विकसित हो जाएगी। अब इस समय की जो विशिष्टताएं हैं वो क्या हैं? पूर्व बाल्यावस्था में बच्चा का वर्गीकरण उसके शारीरिक विशिष्टताओं के आधार पर भौतिक डिस्क्रिप्शन का उपयोग करके किया जाता है, क्योंकि इस समय बच्चा अपने आप को लेकर काफ़ी उत्साहित होता है और गर्वित होता है। उसे अपने आप को देखकर बहुत अच्छा लगता है। उनके जो शारीरिक रचना, वो अपने आप में उन्हें लगता है कि वो पूर्ण है और सुंदर है। देखा होगा छोटे बच्चे बहुत हर कुछ नई ड्रेस पहनाई आपने, दौड़कर वो शीशे में देखते हैं। इवन उन्होंने दूध पिया और आपने कहा मूंछें बन गई हैं, वो दौड़ के शीशे में देखते हैं। तो इस समय बच्चा अपने आप में विशिष्टता महसूस करता है। हालांकि वो तुलना नहीं कर पाता है कि मैं उससे बड़ा हूँ या उससे छोटा हूँ, ऐसा तुलना करने की क्षमता उसके अंदर इस अवस्था में नहीं आती है। इसके साथ साथ स्पष्ट स्वयं का विकास होना शुरू हो जाता है। बच्चा अपने आप को अच्छे तरीके से समझने लगता है। उसके अंदर आत्म समझ की भावना आती है। वो मूर्त गतिविधियों के आधार पर कार्य करता है। जैसे कि 3 से 6 साल का बच्चा अपने कार्यों के द्वारा अपने आप को पहचानता है। जैसे मैं साइकिल बहुत तेज चला लेता हूँ, मैं क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता हूँ। इस तरीके से वो उसके अंदर आत्म समझ आती है। वो खुद की क्षमताओं को पहचानने लगता है। स्वयं को याद किया जाना, उसका गठन होता है। एक चीज़ मैं और यहाँ पे आपसे कहना चाहूँगी, हिंदी की टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक होगा क्योंकि ये ट्रांसलेट करा हुआ है, तो आप मेरे शब्दों को ध्यान से सुनिए और समझिए। तो इस आयु के बच्चे में स्वयं की समझ होती है किसके आधार पर? वो अपनी स्मरण शक्तियों के आधार पर अपनी पहचान बनाता है, जिससे वो अक्सर अपने बारे में अपने माता पिता से सुनता है। अक्सर छोटा बच्चा क्या करता है कि जब मैं क्योंकि आप उससे कहते होते हैं जब तुम छोटे थे तो ये करते थे, जब तुम छोटे थे तो वो करते थे, तो इससे बच्चा अपने आप बोलने लगता है कि जब मैं छोटा था तब मैं ये करता था, मैं कविताएं सुनाता था, मैं हंसता था, मैं 1 2 सुनाता था। तो बच्चे
इन वाक्यों को स्वयं को जोड़कर अपनी विशेषताओं को बताने लगते हैं। अक्सर मेरी बेटी भी है 3 साल की, वो इस तरीके से ही बताती है कि जब मैं छोटी थी तो मम्मी मैं ये करती थी, मम्मी मैं दवाई जल्दी से पी लेती थी। तो बच्चा इस तरीके से अपने आप को याद करके एक अपनी पहचान बनाता है। स्वयं को परिभाषित करने के लिए ठोस चीज़ों का उपयोग करता है, यानी कि अपने अलग अलग गुणों को पहचानने की कोशिश करता है और आंतरिक आत्म और अधिक अनुमान का विकास करता है इस अवस्था में। जैसे कि आंतरिक कल्पनाएं करते रहता है बच्चा। कविता, कहानी, टेलीविज़न पर जो भी कार्टून देखते हैं वो बहुत ध्यान से देखते हैं और अक्सर अपने पसंदीदा किरदार की छवि क्या होता है उनके मन में बस जाती है और वह स्वयं को उसी की तरह से देखने और समझने लगते हैं। उन्हें लगता है कि मैं वही हूँ। जैसे कि बच्चा आजकल छोटा भीम बहुत देखता है तो क्या करता है कि वो हर चीज़ को कि मुझे लड्डू उछाल के दो, लड्डू खाएगा, अब मेरे अंदर पावर आ गई है। तो इस तरीके से बच्चा जो भी देखता है जो उसको खुद में ढाल, उसके हाव भाव से, अपने हाव भाव से वो उसको व्यक्त करने लगता है। और लेकिन इस समय छोटा बच्चा अपने सभी गुणों को पहचानने में अक्षम होता है, असक्षम होता है कि उसके अंदर बहुत सारे गुण हैं, क्योंकि वे अलग अलग समय में अच्छे और बुरे या आकर्षक या मतलबी हो सकते हैं। तो अपने प्रारंभिक स्कूल के दौरान प्री प्राइमरी एज में बच्चा अन्य बच्चों के संपर्क में आता है और वहाँ पर वो खुद में और दूसरों बच्चों के बीच अंतर समझता है थोड़ा बहुत, और उनके अंदर जो समानताएं हैं उसको भी समझ में आती हैं। इस दौरान वे बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, संख्याएं सीखते हैं, अक्षर सीखते हैं, अपना नाम, माता पिता का नाम आदि बताने में भी वो सक्षम हो जाते हैं। अब अगली अवस्था आती है, वो है मध्य बाल्यावस्था, जो कि 7 से 11 वर्ष की अवस्था है। इस समय बच्चे के अंदर आत्म जागरूकता की भावना बढ़ती है और बच्चे अपने आप का मूल्यांकन करने लगते हैं और ये प्रक्रिया और कठिन हो जाती है। स्वयं को दूसरों की तुलना में आंकने लगते हैं बच्चे, जो अब तक नहीं कर रहे थे, तुलना नहीं कर पा रहे थे, अब वो अपने आप की तुलना दूसरों से करने लग रहे हैं और अपनी क्षमताओं के प्रति, अपनी कौशल के प्रति, अपने नज़रियों के प्रति वो ज़्यादा सचेत हो जाते हैं और खुद को देखने के लिए वो कि मैं क्या हूँ, अपनी क्षमताओं को अपने आप से रिलेट करते रहते हैं। हालांकि अभी भी उनकी जो अवधारणाएं होती हैं स्वयं को लेके वो अपरिपक्व होती हैं और बच्चा इस अवस्था में स्वयं की अवधारणा को विभिन्न विशेषताओं के आधार पर निर्मित करता है। वो विशेषताएं कौन कौन सी हैं? आंतरिक विशेषताओं के आधार पर इस अवस्था में बच्चा अपनी जो शारीरिक विशेषताओं की अपेक्षा उसके अंदर की जो विशेषताएं होती हैं उसको महत्व ज़्यादा देता है और शारीरिक स्वरूप की अपेक्षा कार्य क्षमता को सिद्ध करने पर उसे ज़्यादा अच्छा लगता है। जैसे कि कोई बच्चा बहुत तेज़ दौड़ता है तो वो अपने आप को ये बताता है कि मैं बहुत तेज़ दौड़ता हूँ या मैं बहुत अच्छा गाना गाती हूँ या डांस करती हूँ, मुझे मित्रों के साथ खेलना अच्छा लगता है, मैं पढ़ने में बहुत तेज़ हूँ, मैं इंटेलिजेंट हूँ। तो इस समय बच्चा अपनी आंतरिक विशेषताओं पर ज़्यादा महत्व देते हैं। सामाजिक पहचान के आधार पर, सामाजिक पहचान के आधार पर क्योंकि इस समय बच्चों का जो सामाजिक दायरा है वो बढ़ जाता है। पहले वो सिर्फ घर तक सीमित रहता है, फिर आस पड़ोस के 1-2 लोगों तक। अब बच्चा स्कूल जाने लगता है तो उसका जो सामाजिक दायरा है वो बढ़ जाता है और वो अपने आप को अन्य लोगों से
विशेषकर जो उसके हम उम्र लोग होते हैं उनसे तुलना करने के प्रति अधिक जागरूक हो जाता है कि मुझे इससे ज़्यादा मार्क्स लाने में, इससे ज़्यादा पढ़ने में अच्छा हूँ, मेरा डांस इससे ज़्यादा अच्छा था, मेरी हैंडराइटिंग इससे ज़्यादा अच्छी थी। तो इस समय बच्चा तुलना करने लगता है दूसरे से। सामाजिक बच्चा अपना विवरण अपने गुट में कैसे देता है? अपनी पहचान द्वारा देता है। जैसे कि मैं अपनी क्लास का मॉनिटर हूँ, मैं क्लास की स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हूँ, खेल ग्रुप का हिस्सा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चा अपने आप को की पहचान एक सामाजिक संकल्पना के बीच में देने लगता है। फिर है दूसरों के साथ तुलना करने की क्षमता, इस अवस्था में उसे आ जाती है। बच्चा दूसरों से और स्वयं की क्षमताओं को आंकने के लिए वो उनकी तुलना करने लगता है। इस अवस्था में क्या होता है, बच्चे अक्सर दूसरों से तुलना करने लगते हैं और अपने आप को उसी कंपैरिजन में, उसी तुलनात्मक रूप में देखते हैं। और अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, अपनी कल्पनाओं में मैं स्वयं को दूसरों से अच्छा तैराक, अच्छा डांसर, अच्छा गायक इस तरीके से समझने लगते हैं और तुलना अपनी इमेजिनेशंस में करते हैं, कल्पनाओं में करते हैं और कहते रहते हैं जैसे मैं अपनी कक्षा में बहुत होशियार बच्चा हूँ, मैं अपने भाई से लंबा हूँ, मैं अपनी बहन से अच्छा डांस कर लेती हूँ। तो इस तरीके से बच्चा इस अवस्था में तुलनात्मक रूप में ज़्यादा अपने आप को समझता है। इसके बाद अपने वास्तविक आत्म और आदर्श स्वयं के बीच अंतर करने लगता है और उसके आधार पर अब स्वयं को समझता है। बच्चे स्वयं को समझने के लिए अपने वास्तविक स्वयं और आदर्श स्वयं में अंतर को समझने लगता है और वास्तविक क्षमताएं जो उसके पास हैं या वो जो उसके पास होनी चाहिए उसमें क्लियर अंतर वो समझता है। जैसे कि इस अवस्था के दौरान यह समझ जाता है कि अच्छे नंबर लाने के लिए उन्हें मेहनत करनी पड़ेगी या दोस्ती बनानी है तो विनम्रता चाहिए, गुस्से से दोस्ती नहीं हो सकती। तो इस तरीके से बच्चा अपने वास्तविक आत्म और आदर्श के बीच में अंतर स्पष्ट कर पाता है। इस समय उसे बहुत ज़रूरत होती है कि उसके मित्र उसको स्वीकार्य करें, क्योंकि मध्य और उत्तर बाल्यावस्था में बच्चे के मन में स्वयं की छवि उसके मित्रों की स्वीकार्यता पर निर्भर करती है। तो इस समय बहुत ज़रूरी होता है कि बच्चा एक फ्रेंड सर्कल हो और उसमें उस फ्रेंड सर्कल में उसकी स्वीकार्यता बनी रहे, जिससे बच्चा स्वयं को समझ पाएगा और वो अपने मित्रों के समरूप अपने आप को देखना चाहता है या सोचता है कि वो अपने मित्रों से और अच्छा दिखे। इसके लिए वो अपने अंदर गुण अर्जित करने लगता है जिससे लोग उसको सम्मान से देखें। इस समय जैसे जैसे आयु बढ़ती है बच्चा स्वयं का विवरण और अधिक वास्तविक रूप से देने लगता है और ऐसी वस्तुओं और स्थितियों को अन्य लोगों के नज़रिए से भी देखने की क्षमता के कारण उसमें ये भावना आ जाती है। अब बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था आती है किशोरावस्था। किशोरावस्था के दौरान स्वयं, क्योंकि किशोरावस्था जीवन की सबसे जटिल अवस्था होती है और इस समय स्वयं की समझ भी उतनी ही जटिल हो जाती है। स्वयं की पहचान के विकास के लिए ये समय किशोरावस्था बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई है, क्योंकि ये जीवन का एक ऐसा दौर है जब तेजी से परिवर्तन से गुजरता है एक वह बच्चा। उसके अंदर बहुत सारे शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होते रहते हैं। मस्तिष्क की कोशिकाएं इस समय ज़्यादा सक्रिय हो जाती हैं और न्यूरोकॉग्निटिव विकास व्यवहार और उनकी धारणाओं में परिवर्तन करने में योगदान देता है। आत्म समझ भी जटिल हो जाती है। बच्चा अपने आप को समझना चाहता है पर वो समझ नहीं पाता है। बहुत सारे रीजंस हैं जिनकी हम आगे अभी चर्चा करेंगे। अगर माता पिता सहायक हैं, स्कूल और समुदाय से उसे प्रोत्साहन मिल रहा है तो बच्चे के अंदर सकारात्मक पहचान आ जाती है इस अवस्था में। तो यह अवस्था पहचान की उपलब्धि के लिए महत्वपूर्ण है।
नॉर्मली ऐसा माना जाता है कि किशोरावस्था ही वह अवस्था है जिससे पहले कभी भी एक व्यक्ति स्वयं को जानने के लिए इतना तत्पर नहीं होता है। यानी कि वो किशोरावस्था में पहली बार व्यक्ति अपने आप को अधिक अच्छे से समझने की कोशिश करता है। और जो किशोरावस्था के अंतिम वर्षों में स्वयं और पहचान की लगभग स्थायी भावना उसके अंदर निर्मित हो जाती है और वो अपने आप की एक पहचान बना पाता। हम ऐसा कह सकते हैं कि किशोरावस्था के अंत तक एक बच्चे को अपनी पहचान हो जाती है कि वो क्या है। और यही जीवन की एकमात्र ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति की पहचान का विकास बहुत तेजी गति से होता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होते रहते हैं। तो पहचान की उपलब्धि बहुत महत्वपूर्ण है और वो किससे जुड़ी हुई है? किशोरावस्था में उच्च आत्मसम्मान से, बढ़ी हुई आलोचनात्मक सोच से और उन्नत नैतिक तर्क, इन तीनों के द्वारा पहचान और अच्छी विकसित होती है। तो इस समय उचित प्रोत्साहन और प्रेरणा की आवश्यकता होती है किशोरों को, जिससे उन्हें समाज मानक और अपेक्षाओं से जीने की क्षमता विकसित होती है, स्वतंत्रता और नियंत्रण की भावना विकसित होती है और आत्म की मजबूत भावना उनके अंदर विकसित होती है, अगर बच्चे को सही तरीके से प्रोत्साहन और प्रेरणा दी गई। लेकिन अगर नहीं दी जाती है, बच्चे को पेरेंट्स से, उसके फ्रेंड से एक प्रोत्साहन और प्रेरणा नहीं मिलती है, तो बच्चे के अंदर हमेशा असुरक्षा और एक भ्रम की भावना बनी रहती है जो उसके विकास को प्रभावित करती है। किशोरावस्था पहचान के विकास के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और जटिल समय है। क्यों? एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक एरिक एच एरिक्सन के अनुसार हमारे विकास के हर एक चरण में, जो कि बचपन से बुढ़ापे तक के चरण में, हमें कुछ कार्यों को पूरा करना होता है जो हमें विकास के अगले चरण में आगे बढ़ने में सक्षम बनाते हैं। तो पहचान की भावना या संतोषजनक आत्म परिभाषा विकसित करना किशोरावस्था के प्रमुख कार्यों में से एक है। इस समय स्वयं की परिभाषा जाननी चाहिए। बच्चों के अंदर पहचान की भावना होना बहुत ज़रूरी है। पहचान के विकास के लिए किशोरावस्था बहुत महत्वपूर्ण है, जैसा मैंने अभी बताया। और इस समय एक किशोर को अपने विकास पर स्वयं के विकास पर बहुत अधिक ध्यान देने की ज़रूरत होती है और कई बार किशोरों को पहचान के लिए संकट का सामना करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? क्या कारण है इस अवस्था में पहचान के संकट के? यही वो समय है जब व्यक्ति इससे पहले अपने जीवन के किसी अन्य बिंदु से ज़्यादा अपने आप को जानने की कोशिश में व्यस्त रहता है और खुद की समस्या की तीव्रता से वो चिंतित होता है। उसे पता ही नहीं होता है कि वो कौन है, क्या है। इसका एक कारण ये भी है कि किशोरों से कई बार उनके पेरेंट्स ऐसा व्यवहार करते हैं कि बच्चा खुद ही कंफ्यूज होता है, किशोर खुद ही कंफ्यूज होता है कि मैं अभी बड़ा हूँ या मैं अब छोटा हूँ। कई बार उनको कई उत्तरदायित्व दे देते हैं कि जैसे अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें ये करना चाहिए, और कई बातों में उन्हें शायद तुरंत ही बोले नहीं नहीं तुम बहुत छोटे हो, अभी तुम ये नहीं कर सकते हो। तो इसलिए बच्चे के अंदर एक पहचान का संकट होता है। एक कारण ये भी है कि इंडियन कल्चर की बात करते हैं, भारतीय संस्कृति में बच्चों को पेरेंट्स इंडिपेंडेंट नहीं बनने देते हैं, उनको अपने ऊपर निर्भर रहने देते हैं। जबकि पश्चिमी संस्कृति में किशोर अपने माता पिता से अलग होकर रहने लगते हैं, तो इसलिए उनके अंदर आत्मनिर्भरता की भावना अधिक आती है। जबकि भारतीय संस्कृति में आत्मनिर्भरता की भावना जल्दी डेवलप नहीं होती है। किशोर और किशोरियों में दुविधाएं बहुत होती हैं, असहमतियों की अवस्था है। आमतौर पर देखा गया है कि बच्चों की तरह व्यवहार करने पर वो क्या करते हैं, विद्रोह कर देते हैं और साथ ही अपने लिए सांत्वना भी पाना चाहते हैं। वो गुस्सा भी करते हैं और साथ में चाहते हैं लोग उन्हें सांत्वना दें।
जैसा कि एक मुश्किल समय में एक छोटा बच्चा चाहता है। किशोरावस्था के अंत में व्यक्ति आत्मत्व और पहचान की अपेक्षाकृत स्थायी भावना पैदा कर लेता है और इस अवस्था में आते आते वो ये कह सकता है कि मैं वही हूँ जो मैं हूँ। हर व्यक्ति अलग अलग परिस्थितियों में अपने ढंग से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। तो किशोरावस्था के दौरान परिवार और समाज की अपेक्षाएं भी किशोरों से बहुत ज़्यादा होती हैं। यही वह समय है जब व्यक्ति की पहचान बहुत तेज़ी से होती है और बदलती है, क्योंकि उसके अंदर जैविक परिवर्तन होते रहते हैं और जो समाज का दृष्टिकोण है बच्चे के लिए वो भी किशोरावस्था में बदल जाता है, जिसकी वजह से बहुत जल्दी से बच्चा स्वयं को पहचानने की कोशिश करता है। थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है कि मैं हूँ क्या, क्योंकि लोगों का अलग अलग लोगों का नज़रिया उसके लिए अलग अलग होता है, लेकिन फिर भी किशोरावस्था के अंत तक आते आते वो ये कह सकता है कि मैं ये हूँ। किशोरावस्था के दौरान स्वयं का विकास कैसे होता है? किशोर से अब वयस्क जैसा व्यवहार करने की उम्मीद की जाती है। घर वाले सोचते हैं अब ये बड़ा हो गया है, वह परिवार काम में शादी से जुड़ी जिम्मेदारियां उठाना शुरू कर देता है। आश्रित बच्चों से स्वतंत्र व्यक्ति के लिए सामाजिक परिवर्तन विभिन्न संस्कृतियों में अलग अलग होता है। जैसा मैंने अभी बताया, पश्चिमी संस्कृति में बच्चे जल्दी आत्मनिर्भर बन जाते हैं, जबकि भारतीय संस्कृति में कई बार आत्मनिर्भर बनते बनते वो शायद अपनी युवावस्था को भी क्रॉस करने लगते हैं। किशोरावस्था संघर्षों, दुविधाओं और असहमतियों का दौर होता है। किशोर जो करना चाहते हैं वो उन्हें करने नहीं दिया जाता है। सामाजिक दृष्टिकोण उनके लिए अलग होते हैं, पहले से परिवर्तित हो जाते हैं, तो असहमतियों का दौर है। किशोर के अंदर खुद परस्पर विरोधी भावना का अनुभव करते हैं और आसपास के लोगों से परस्पर विरोधी संदेश और सामाजिक अपेक्षाएं भी प्राप्त करता है, क्योंकि कुछ लोग उसकी तारीफ करते हैं, कुछ लोग उसके अगेंस्ट होते हैं। किशोरावस्था आम तौर पर भूमिका भ्रम या पहचान भ्रम की अवस्था है। वो अपने आप को पहचान ही नहीं पाता है, उसकी भूमिका भ्रम होता रहता है कि मैं वास्तव में मैं हूँ क्या। वो उलझन में रहता है इस समय, क्योंकि वो कुछ और सोचता है अपने लिए और उसके आसपास के लोग उसे और कुछ कहते हैं, तो इस वजह से वो भ्रम में रहता है। कुछ किशोरावस्था हाथ में काम पर ध्यान केंद्रित करने में असमर्थ होते हैं, वो अपने आप से काम नहीं कर पाते हैं या उन्हें काम खत्म करने और शुरू करने में कठिनाई का अनुभव होता है, मुश्किल होती है और किसी कार्य को करते समय और समाप्त करते समय उन्हें कठिनाई लगती है और वे एक समय सारणी के अनुसार बिल्कुल भी काम नहीं कर सकते हैं। वो विरोधाभासी भावनाओं का अनुभव करते हैं। इस प्रकार किशोरों का अनुभव हो सकता है कि एक किशोर भ्रम का अनुभव करता है कि साथ वो अपने आप ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है किसी काम पे, असमर्थता महसूस करता है और उसको कार्यक्रम के साथ किसी भी कार्यक्रम को शुरू करने में, किसी कंपटीशन में भाग लेने में, मुकाबला करने में कठिनाई का अनुभव होता है। अब बात की जाए कि किशोरावस्था में स्वयं की भावना की विशेषताएं क्या क्या हैं। आइए देखते हैं। ये अवस्था अमूर्त आत्मवर्णन की अवस्था है, क्योंकि इस समय वह अपनी शारीरिक विशेषताओं जैसे लंबाई, मजबूती, खूबसूरती इत्यादि पर ज़्यादा जोर देने की अपेक्षा अपने व्यक्तित्व और आंतरिक गुणों पर ज़्यादा ध्यान देता है और इस अवस्था के दौरान वो अक्सर स्वयं का विवरण शांत, संवेदनशील, बहादुर, भावुक ऐसे रूप में करने लगता है कि मैं बहुत सच्चा हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, इस तरीके से। विरोधाभासी स्वयं का भाव होता है उसके अंदर। किशोरावस्था के दौरान किशोर स्वयं को कई विवरण में विरोधाभासी स्टेटमेंट्स देते हैं, जैसे कि वो कहते हैं मैं बहुत शांत रहता हूँ लेकिन मैं बहुत आसानी से विचलित हो जाता हूँ, या मैं बहुत चुपचाप रहता हूँ लेकिन मित्रों के साथ मैं बहुत सारी बातें करता हूँ। तो एक विरोधाभासी स्वयं का अनुभव करता है इस समय बच्चा। स्वयं की समझ में अस्थिरता होती है उसके अंदर, यानी कि घटती भावना होती है।
किशोर स्वयं के प्रति जो भावनाएं होती है उसमें काफ़ी उतार चढ़ाव का अनुभव करता है। इसका मुख्य कारण क्या होता है कि उसे अलग अलग परिस्थितियां मिलती हैं और अलग अलग परिस्थितियों में लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया होती है उसके लिए। इस सब के चलते वो अपने आप की समझ परिस्थिति और समय के अनुसार बदल लेता है। जैसे कि अगर एक बच्चे ने 10th क्लास पास की और 11th में गया तो वो ये महसूस करता है, हाँ आपने किया भी होगा क्योंकि आप अभी आए हो, कि अब वो बड़ा होने लगा है, अब वो 10th से 11th में आ गया है। लेकिन ये उसकी समझ है, उसके पेरेंट्स उसे अभी भी बच्चा समझते हैं। तो आप समझ ही गए होंगे, एक बच्चा इस समय इस सोच में पड़ जाता है कि वास्तव में मैं बड़ा हूँ या मैं बच्चा हूँ। आत्म वर्णन, आदर्श और वास्तविक आत्म इसमें शामिल होते हैं। प्रत्येक किशोर को इस बात का अंदाजा होता है कि वो उसका आदर्श रूप क्या है, वो कैसा बनना चाहता है। वो इसे आदर्श स्वयं कहा जाता है कि मैं ऐसा बनना चाहता हूं। ठीक है। अब इस समय क्या होता है कि अपने आदर्श स्वयं के समान ही बनाना चाहते हैं। जैसे कि एक लड़की जो थोड़ी सी डार्क कॉम्प्लेक्शन की है और दिखने में साधारण है, वो कैसे दिखना चाहती है कि मैं बहुत सुंदर और आकर्षक दिखूं। किसी की हाइट कम है तो वो सोचता है कि मैं लंबा दिखूं। तो किशोरों में स्वयं विवरण में उनका आदर्श स्वयं और वास्तविक स्वयं दोनों ही शामिल होता है। हालांकि इस दौरान उनका आदर्श स्वयं अधिक प्रमुख होता है। जैसे कि मैंने बताया कि एक कम हाइट की लड़की है या कम गोरी लड़की है तो इस समय वो गोरी दिखना चाहेगी, तो उसका जो गोरा दिखने का आदर्श दिखना है, आदर्श स्वयं है, वो ज़्यादा उत्तेजित होगा, ज़्यादा प्रमुख होगा, ना कि उसका स्वयं जो वो कैसे वास्तव में वो कैसी है वो प्रमुख नहीं होगा। आत्म चेतना और आत्म केंद्रीयता का समय है ये। किशोरावस्था वह अवधि होती है जब बच्चा, एक किशोर स्वयं के प्रति बहुत अधिक सचेत होते हैं और स्वयं में ही मगन रहते हैं। इस अवधि के दौरान उन्हें ये लगने लगता है कि उन्हें हर समय लोग देख रहे हैं। वो कुछ भी काम करते हैं तो उन्हें यही लगता है कि उन्हें लोग देख रहे हैं, नोटिस किया जा रहा है उन्हें। संभवतः इसी कारण क्या होता है कि अधिकतर किशोर इस समय अपनी शारीरिक रूप को लेकर ज़्यादा चिंतित होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है सब उन्हें देख रहे हैं तो वो देखने में बहुत सुंदर लगने चाहिए। तो इसीलिए इस अवस्था में वो आत्म केंद्रितता की भावना उनके अंदर होती, सचेत ज़्यादा होते हैं अपने प्रति। किशोरावस्था के दौरान व्यक्तिगत पहचान की सकारात्मक भावना विकसित करना बहुत ज़रूरी है। इससे किशोरों को अन्य लोगों के साथ स्थायी सार्थक संबंध बनाने में आसानी होगी। नकारात्मक स्वयं की भावना से ग्रस्त जो व्यक्ति होते हैं वो कभी भी स्थायी एवं मधुर संबंध किसी और से स्थापित नहीं कर पाते हैं और ऐसे लोग अकेलेपन और अवसाद का अक्सर ही शिकार होते हैं। तो ये आपका पार्ट 2 कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे कुछ प्रश्न है आपके लिए, जल्दी से नोट करिए। क्वेश्चन 1, बचपन के दौरान स्वयं की कुछ विशेषताओं का उल्लेख करिए। क्वेश्चन नंबर 2, किशोरावस्था के दौरान स्वयं के विकास की व्याख्या करिए। थर्ड है ऐसे महत्वपूर्ण परिवर्तन कौन कौन से हैं जो मध्य बचपन के दौरान जटिलता को बढ़ाते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4, किशोरावस्था के दौरान पहचान संकट के 3 कारणों का उल्लेख करें। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये पार्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, आपको तुरंत उत्तर मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।